अस्सलाम वालेकुम। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है और आम तौर पर यह क्या सराई की जाती है और इस्लामाबाद की हद तक कह लें तो बहुत ज़्यादा गॉसिप की जा रही है कि इमरान खान को जनरल फैज़ के साथ 9 मई के वाक़यात के अंदर लिंक करके एक नया माहौल बन रहा है और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ को। क्या ये गिरफ्तारी इतनी अहम है कि एक नया क्राइसिस शुरू हो सकता है पीटीआई के लिए? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल फैज़ की कितनी कुर्बत थी तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, हुकूमत के साथ। मतलब एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की अपनी एक फंक्शनरी होती है। कोई जो है ना जनरल वो चूँकि जो उसका लेवल का जिस लेवल पे वो होती वही है। इसके अलावा पीटीआई के साथ एज जितना मैं समझाऊँ, जितना मेरे इंफॉर्मेशन है, कोई पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं है। इमरान खान ने जो गुज़श्ता रोज़ बयान दिया मीडिया से इंटरेक्शन में, उन्होंने कहा कि उसको वादा माफ गवाह बनाकर इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने की कोशिश की जा रही। ये एंटीसिपेशन में एक बयानिया पीटीआई की तरफ से आया। इमरान खान एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है? हम सब कर रहे हैं, बल्कि हमें एक देखो, एक जितनी भी नदीम मलिक साहब देख रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ अभी जितनी केसेस बनाए गए हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा बनाए गए हैं। किसी एक केस में जान नहीं है जो उसके इमरान खान को सज़ा दिलाई जा सके। वो सारी जो है ना एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इंतकाम की बुनियाद पे है, कानूनी तौर पर उसके अंदर वो मवाद नहीं है कि वो कामयाब हो सके। तो तंग करना है, प्रेशराइज करना है और कोशिश करना है कि इसको किसी तरह सज़ा दिलाई जाए, और उसके लिए जितनी भी हरकतें करेंगे। ये सबसे पहले तो ये है कि हमें तशवीश है इस बात पे, बिल्कुल हमें तशवीश है। कल हमारे अलायंस की मीटिंग भी हुई, उस पर भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन हमने फर्दर इस पर चाह रहा था कि हम इंक्वायरी करें कि अगर इस किस्म का होता है तो ये इस मुल्क के लिए नाकाबिल कबूल, मुल्क के लिए नाकाबिल कबूल होगी। क्योंकि आप जो है ना, जो इदारे की अपनी इंटरनल मामलात है, वो इदारा अपने इंटरनल मामलात ख़ुद करे, उसके साथ तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एहतसाब करती है, जिस तरह करती है, जैसे करती है, वो इदारे के अपना इंटरनल मैटर है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो तो हमारी ये ख्वाहिश है कि उसको पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ा जाए। जिस लातल्की का जनरल फैज़ के साथ अभी आप इजहार कर रहे हैं, आपकी हुकूमत के दौरान में वो लातल्की नहीं थी। और अभी जो ख़बरें आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो ख़बरें फ़ाइल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 9 मई में जिन जगहों पे एहतजाज हुआ उन जगहों की निशानदही या उसके ऊपर इतफ़ाक़ राय पैदा करने में इल्ज़ाम ये है जनरल फैज़ के ऊपर कि उन्होंने रोल अदा किया। बिल्कुल गलत है, कोई नहीं। देखो, मैं पीटीआई का आपको पता है, मतलब और क्या हो सकते हैं, जितने फोरम्स हैं पीटीआई की, सीसी है, पॉलिटिकल कमेटी है, यानी जितनी डिसीजन मेकिंग कमेटी है, सब का मैं मेंबर हूँ। जितनी भी डिसीजंस हुए हैं सब में मैं शामिल रहा। मैं आपको हल्फियन और कसमन कह सकता हूँ कि कोई इस किस्म का फैसला पीटीआई ने नहीं किया। ना, हमेशा हमने पीसफुल प्रोटेस्ट का कहा है, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। न जनरल फैज़ का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, न कोई कॉन्टेक्ट है, न कोई राबते हैं। लेकिन 9 मई पीसफुल था नहीं। 9 मई पीसफुल था नहीं। देखो, 9 मई तो पीसफुल क्यों नहीं था? 9 मई जब आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, जो साबिका प्राइम मिनिस्टर है, उसको जिस तरह, मुझे बताएं, जो उसको गिरफ्तार किया गया, क्या कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया? 9 मई पीसफुल क्यों नहीं था? नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तो हर प्राइम मिनिस्टर से चाहता हूँ ऑनरेबली डील किया जाए, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बरकरार है, 9 मई तो पीसफुल क्यों नहीं था? हम कहते हैं कि 9 मई को किसने इस नज पे ला के, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम तो, हमारा तो कोई नहीं, हम तो कहते हैं हम पीसफुल थे। और हमने हमेशा किया है कि इसकी पीछे जो मुहर्रिक जो लोग हैं, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है, नाम भूल गया उसका, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी, और दूसरा जो है ना आईजीपी। आपके वर्कर थे ना सर, बालासार के ऊपर चढ़े हुए हैं, चकदर्रा के ऊपर चढ़े हुए हैं, कोर कमांडर हाउस के अंदर वीडियो के ऊपर सारे नजर आते हैं आपके लोग हैं, वो डंडा को पकड़ा है, कोई नारे मार रहा है, कोई तस्वीर तोड़ रहा है। अभी मुझे बताएं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम इतना बड़ा रहे, हमें इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हम यहाँ इस्लामाबाद नहीं आ सकते, हम कैसे उस पर चढ़े? तो किसी ने रास्ता दिखाया, कोई रोकने वाला था? अच्छा, एक बात बताएं मुझे मतलब साहब, आप वीडियो निकालो, जितनी वीडियो आपके पास है निकालो, एक में भी पीटीआई का आप एक सीनियर आदमी देखो कि वो गेट के अंदर हुआ हो। जब हमारे यास्मीन राशिद जो है ना मिन्नतें कर रही है कि ना जाओ ना जाओ, कौन तक जो लेकर आगे लेके जा रहे थे। देखो, हमारा दावा एक है, हम समझते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। दूसरा ग्रुप कहते हैं कि नहीं,
ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना पुरतशद्दुद होता, उनका यही मौक़िफ़ है ना, तो इस पर जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं बनाते? इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन आपकी जमात को एक बड़े खुले दिल के साथ इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। करते, बिल्कुल करते नहीं, क्या आप 9 मई की मजम्मत करते हैं? बिल्कुल करते, कई बार कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन इसकी इंक्वायरी देखो, तारीख लिख की जा रही है ना, इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं उस पर तो। और इंक्वायरी वो इंक्वायरी जो सबको काबिल कबूल हो, और वो होती है जुडिशल इंक्वायरी। जो भी तरीका कार हो साफ शफाफ हो और काबिल कबूल हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो खुले फैक्ट सब के सामने लेकर आए, वो तो होनी चाहिए। लेकिन जनरल फैज़ वाला मामला बहुत संजीदा है सर। कभी DGISI को कोर्ट मार्शल कार्रवाई के लिए, मेरी याददाश्त में नहीं है कि किसी DGISI ने कोर्ट मार्शल भुगता, और वो भी इल्ज़ाम की नोयत 9 मई है, विच इज़ म्यूटनी, बगावत है। मैं समझता हूँ कि देखो, जो भी कानून से कोई मारवा नहीं है, कानून को जब देखो ये मुल्क जब चलेगा तब जब मुल्क पे आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, कोई कानून से बरतर नहीं होगा, कोई जो है ना किसी के ख़िलाफ़ कानून गलत इस्तेमाल नहीं होगी, और तब ये मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, तब इसलिए आएगी। मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ कानून की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और वो तरक्की कर चुका है? ये बनाना रिपब्लिक क्या है? ये अभी तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। हम समझते हैं, देखिए मैं अपने मुल्क को, ये पाकिस्तान नहीं, अपने बच्चों के लिए जो सोचता हूँ ना कि ये पाकिस्तान अपने बच्चों को मुंतकिल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान होगा, इसलिए हमारी ये पूरी कौम से भी, और जो फैसले करने वाले हैं, जिसके पास इख्तियार है, उनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना अन्ना और ईगो से निकलो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है, आपके बच्चे इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। इस मुल्क में अगर आपने रहना है, इस मुल्क को बनाना है, तो उस पर अपनी ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर निकल के मुल्क के लिए सोचो, और मुल्क के लिए तब सोचोगे जब आइन और कानून के हुक्म। सर ये असूल आप पे भी लागू होता है। आपकी जमात को हम सब कहते हैं कि बातचीत करें, सियासी लोग हैं, बातचीत से रास्ता निकालें, तो आप वहाँ पे कहते हैं नहीं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं हाई पेडेस्टल पे, बाकी सारे चोर डाकू। देखो दो बातें मैं बताता हूँ ना, दो बातें। मैं नंबर बातचीत से तो कोई हम इनकार नहीं करते। जो टेक्निकल बात है वो ये है कि एक हुकूमत बनी है, और उस हुकूमत के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये इललेजिटिमेट है। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने यानी अवाम ने वोट दिया इस्लामाबाद में शुएब शाहीन को, आमिर मुग़ल को, और जो हमारे जो यहाँ से MNA, और MNA बन गए दूसरे लोग। पूरी GT रोड पे पूरी GT रोड पे एक मुस्लिम लीग नहीं जीती है। मुझे मलिक साहब बताए सर 2013 के इलेक्शन के बाद जब आप धरना लेकर डी चौक पहुंचे थे, 4 हलकों का मुतालबा था, आखिर में सारे 126 दिन के धरना करके जहांगीर तरीन ने मुज़ाकरात किए थे सागडार से, और जुडिशल कमीशन बन गया था, इंक्वायरी हो गई थी, मेज़ पे बैठ के फैसला हुआ था, सड़क पे 126 दिन में फैसला नहीं था हुआ। तो सियासी लोगों को बड़ा क्लियर राह का पता है कि राह कौन सी है। मैं इसलिए कहता, मैं एक बात कहता हूँ ना, अभी मेरे खान साहब से आखिरी मुलाकात हुई थी, तो खान साहब ने कहा था कि अचकज़ई साहब के पास ये मैंडेट है और हमने उसको मैंडेट दिया है कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो हमारी उस पर एतराज़ भी नहीं, मैंडेट दिया हुआ है उसको। मतलब यह है कि चूँकि हम तो डायरेक्ट हमारी ग्रीवेंसेस हैं और हमारे उन्होंने हमारा हक छीना है, और हम समझते हैं कि अगर कोई ऐसा रास्ता हो सकता है तो अचकज़ई साहब उस पर रोल प्ले कर सकते हैं, या जो स्टेक होल्डर है वो उसके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम ये कहना चाहते हैं, हम तमाम उस पावरफुल कॉरिडोर को कहना चाहते हैं, भाई ये हम सब का मुल्क है। इस कानून ने और आइन ने हमें किसी को पार्लियामेंटेरियन बनाया है, किसी को जो है ना कोई जनरल बनाया है, किसी को जज बनाया है, कोई किसी को और पोजीशन दिया है। हमने उस डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट करनी है जिस पे सबकी कंसेंसस है। अगर इमरान का 9 मई का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में गया तो फिर आपकी पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? बिल्कुल, हम हर हद तक इसके खिलाफ जाएंगे। क्या करेंगे? बस हमारे पास क्या रस, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, मानेंगे नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, मैं तो समझता हूँ कि अगर इस तरह होता है तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। आज आपके एक इंटरव्यू छपा है इमरान खान का एक बरतानवी अखबार में, जिसमें बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से वो कह रहे हैं कि उनका ये इशू वो उठाएं, तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें भी जाएंगे? मेरी तजवीज़ है, मैं अभी डिस्कस, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये हो गया हमें ज़रूर जाना चाहिए। जब आपके ऊपर तमाम दरवाजे बंद होते हैं, आपके ऊपर जब आपको एक गलत तरीके से जो ना परेशान किया जाता है, आपकी जो आईनी हुकूक आपको नहीं दी जा रही, आपके पास क्या रास्ते हैं? आप देखो, इमरान खान अगर
दहशतगर्द है जो कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ना प्रेसिडेंशियल जो उसका वो है उसके लिए इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है, जिसने जिसने खान अस्पताल बनाई, जिसने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दे दिया, उसको आप किस लेवल पे लेके जा रहे हो? क्या क्या बेवकूफ़ी है, क्या नासमझी है, क्या कितना एरोगेंस है ये देखो। वतज़ुमंतशा वतज़ुल्लुमंतशा, बड़ा सिर्फ अल्लाह है, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं ना, टक टक में ये कुछ नहीं होंगे। अब सियासत का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? मुझे अफसोस है कि जो तरीका चल रहा है सियासत, तो वैसी अभी तो कोई पार्लियामेंट, यानी मुझे बताओ नज़ीर मलिक साहब, किसी मुल्क में पार्लियामेंटेरियन हवा होते हैं? आपके मुल्क में पार्लियामेंटेरियन हवा है? आपको ये अंदेशा नहीं होता कि पूरा निज़ाम लपेटा जा सकता है? बस जी, और लपेटे तो लपेटे, वैसे ही लपेटा हुआ। हमारे लिए तो मार्शल लॉ है, हमारे लिए क्या है? हमारे पास तो तमाम हमारे हुकूक जो है ना वो वैसे ही असब है। तो मुझे अफसोस है, हम समझते हैं हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हम कानून के अंदर हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि सब आइन और कानून का एहतराम करें। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी रिटायरमेंट करीब है और जस्टिस मंसूर अली शाह वो नेक्स्ट इन लाइन है। हुकूमत की तरफ से कुछ क्या सराई आई थी कि शायद वो उनके ओहदे को तोसीह देने के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश करें, वो शायद रिसीटें आपको मिल जाएँ तो उनकी वो ख्वाहिश पूरी ना हो। इस मामले में भी लगता है आपको कोई बड़ी सियासत हो सकती है? देखिए, ये तो किसी काबिल कबूल नहीं है। एक आदमी जो इतना मुतनाज़ा है, क्या चीज़ काबिल कबूल नहीं है? उसको एक्सटेंशन देना, उसके लिए कानून में कोई जो है ना मजीद गुंजाइश पैदा करना कि उम्र बढ़ाई जाए। चीफ जस्टिस के ओहदे में 3 साल की तुसी आपको काबिल कबूल नहीं? किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बस बाकी भी लोग हैं, उसको भी मौका मिलना चाहिए। ये एक्सटेंशनों का मामला होना ही नहीं चाहिए। हमने गलती की, जनरल बाजवा को हमने क्यों दिए थे आपने एक्सटेंशन? गलती की, बस मानते हैं, कौम से माफ़ी मांगते हैं कि हमने गलती की। कोई दबाव था? जो भी था गलत फैसला था। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं आपकी पार्टी के एक बड़े आला अहदेदार के पास जब आप एक्सटेंशन की बातें कर रहे थे तो गया, मैंने कहा कि आपकी पार्टी, इमरान खान खुद, पार्टी छोड़ें, पार्टी की तो वो बात ही नहीं थे सुनते, इमरान खान पब्लिकली इंटरव्यूज़ में हमारे प्रोग्रामों में कहते थे कि जनरल कियानी को एक्सटेंशन देके गलत किया, तो अब आप क्यों फैसला कर रहे हैं? तो वो कहते थे कि जो सपोर्ट इनसे मिल रही है, अगर दूसरे ने हमें वो सपोर्ट ना दी तो हुकूमत कैसे करेंगे? ये जवाब था। देखो, ये इन्वर्टेड कॉमास में जवाब बता रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ ना जी, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ जब आप अपने पाँव पे मतलब ये कुल्हाड़ा था जो मारा था आपने, कुल्हाड़ी नहीं अपने पाँव पे कुल्हाड़ा भी मारा है। लॉ भी मेंड किया था आपने? नहीं, हमने गलती की थी और उस गलती को हम तस्लीम करते हैं और हम समझते हैं कि जो भी आए वो मतलब XYZ में कोई फ़र्क नहीं होता। सारे मुल्क के लोग होते हैं, सारे जो है ना उस कानून के मुताबिक चलते हैं। जो मेरिट पे पूरा उतरे जी, अपनी टर्म पूरी करें, टर्म पूरी करें, रिटायर हो जाए। असूल तो यही होना चाहिए, मेरिट के मुताबिक हो और किसी का हक ना मारा जाए। लेकिन अब जो कुछ हो चुका है वो तो हो चुका है, अंडू नहीं हो सकता। बस ठीक है, हम तो भुगत रहे हैं ना, जो हम भुगत रहे हैं, हम तो भुगत रहे हैं, लेकिन आइंदा के लिए हमें इस चीज़ों में नहीं आना चाहिए। एहतजाजी सियासत में अगर आप आते हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? फजल रहमान साहब आपके साथ खड़े? देखो, फजल रहमान साहब के साथ जो है ना उसका अपना अप्रोच है, वो हम एक चीज़ पे इत्तेफाक कर सकते हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना कि हुकूमत को घर भेजे, इस पे हो सकते है। दाल पे हमारा इत्तेफाक हो सकता है। हम इस पे एक तो ये कि वो बाकायदा उसने आज कहा भी है कि मैं बाकायदा अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता, हमारी एक वर्किंग रिलेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और इसम्बली में हम मुश्तरका पोजीशन होंगे, लेकिन हम एजेंडा तय कर रहे हैं कि कौन कौन से एजेंडे पे हम मुत्तफिक होंगे। तो इस पे हमारी 23 तारीख को हमारी मीटिंग है उनके साथ। जमायत इस्लामी साथ आएगी? आप जमात इस्लामी भी यही कह रही है कि मखसूस नुकात के ऊपर साथ देंगे। हाँ, मुकम्मल अलायंस में नहीं। वो हमारा भी यही ख्वाहिश है कि बस एक डीलर डाले किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग हो और उसके अंदर अलायंस तो हमारा ये बन गया है। कुछ सिंध की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। जो हमारा आइन, सिंध की किस पार्टी से चल रही बातचीत? ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं भी नाम की वो बोलना नहीं चाह रहे अभी आप? जी जी, लेकिन वो भी हो जाएगी। और हम एक बात पे हम समझते हैं कि वन पॉइंट एजेंडा, आइन की बालादस्ती। बाकी जो है ना हर एक पार्टी अपना अपना पॉलिटिक्स करे, अपनी इलेक्शन लड़े, जो वो करे। वन पॉइंट पे हम तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करना चाहते हैं कि ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। पार्लियामेंट जो है ना पावर का सरचश्मा होगा, मुल्क में आइन बालादस्त होगा, अदलिया जो है ना वो आज़ाद होगी
और सिविल सुपरमेसी होगी। क्या हुकूमत आपको चलती नज़र आती है? मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत के दिन तो बहुत ही थोड़े हैं। मैं जो देख रहा हूँ, एक तो देखो, एक कानूनी पोजीशन भी इसकी नहीं है और एक मॉरल पोजीशन भी नहीं है, और उनसे संभाला भी नहीं जा रहा है इस वक्त। जो पीपल पार्टी और ये आपस में जो बयानबाजी चल रही है, तो उनकी क्या, मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं बहुत जल्द जो है ना, मैं समझता हूँ कि दिसंबर तक शायद चीज़ें जो है ना लपेट जाए। लपेटी जाए? लपेटने मतलब ये है कि लपेटी जाने के लिए ज़रूरी होगा कि पीपल्स पार्टी एमकेएम उनका साथ छोड़ दें। हाँ, इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता। तो वो मुझे नहीं अभी जल्दी लगता कि ये दोनों पार्टियां छोड़ेंगे। नहीं, वो दोनों पार्टी नहीं, ये क्योंकि ये जो अभी उन्होंने आरजी तो बिजली बिल के पंजाब ने कुछ ड्रामा किया है और कहते हैं कि हम इधर, भाई तुम जो है ना परमानेंट सोल्यूशन दो, परमानेंट सोल्यूशन दो कि एक गरीब आदमी जो है ना वो कैसे इस बिजली के बिल को अदा करेगा। मुझे नदीम मलिक साहब, आप वैसे आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये हमारी टूरिज्म को आप तो छोड़ो, आप थोड़ा चले जाए फैसलाबाद टेक्स्ट जो आपकी इंडस्ट्री है उधर, उनकी हालत ज़ाहिर भी कोई प्रोग्राम करो, सियालकोट में चले जाओ या दीगर कराची में जाएं, आप थोड़ा वो इश्यूज हाईलाइट करें जो उस हैं। ये जो हम आपस सियासतदान आपके साथ बैठ जाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत होगी। यानी वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई है, ख़त्म हो गई है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी वो बैठ गई है। आपकी मतलब इकोनॉमी और आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है, आपकी आईटी इंडस्ट्री यानी सबसे बड़ी जो उसको ये उन्होंने जो किया, ये फायरवॉल वगैरह करके उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क को तो उन्होंने अनार की तरफ लेके जाए। आईटी इंडस्ट्री के लिए तो शायद इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता जो इस हुकूमत ने कर दिया। इसने इंटरनेट ही बिठा दिया। भाई इंटरनेट चलेगा तो वो काम करेगा ना जालिमों, उसको तो चलने दो। एक लास्ट क्वेश्चन बता दें सेगमेंट। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, आप बहुत अच्छे, बहुत पुराना आपके साथ रहा था, आप थोड़ा ये प्रोग्राम जो है ना, आप फैसलाबाद में भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएं, उधर भी उसका चक्कर ले, कराची भी जाए, हमारे पेशावर में भी आए, लाहौर जाए, ताकि आपको पता चल जाए और लोगों के सामने लेके आए कि इस वक्त मुल्क किस तरफ जा रहा है। एक लास्ट बता दें, इमरान खान के बाहर आने के कितने इम्कान हैं? मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। देखो, जितने एक इंसान की सोच होती है, एक अल्लाह की होती है, होता वही है जो अल्लाह करता है। न इनकी खौफ की परवाह है, बिलीव मी, ये जितना बड़ा कोई टेंशन मेंशन इसकी नहीं है। अल्लाह ताला करेगा, इमरान खान निकलेगा इंशाल्लाह। असद कैसर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होंगे तो राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राना सनाउल्लाह खान, वफाकी वज़ीर भी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। राना साहब बहुत शुक्रिया। जनरल फैज़ का कितना रोल था 9 मई के वाक़यात में? देखें, इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी तो नहीं हुई। आप वज़ीर दाखिला थे उस वक्त? हाँ। आपके इल्म में क्या चीज़ें हैं? उसकी वजह ये है कि न सिर्फ हाज़र सर्विस बल्कि इस लेवल का अगर कोई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर भी हो तो आपके इल्म में है कि मुतल्लिका जो अदारा इंस्टीट्यूशन है तो उसकी मुदाखलत या उसकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो इस बारे में सिविल साइड पे इस बारे में कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन एक बात जो फ़ज़ाओं में और हवाओं में होती है, तो उस वक्त ये बात बड़ी जो है वो एक्यूरेसी और बड़े मुतय्यन अंदाज में की जाती थी कि ये सारी प्लानिंग जो है इसके पीछे जनरल फैज़ साहब का मनसूबा साजी उन्होंने की। हाँ, फैज़ साहब का हाथ है। और जो 26 नवंबर का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जो इंसानों का समुंदर वो लेके आए थे पिंडी में, जो कि ना ला सके, लेकिन उनका इरादा दावा था कि समुंदर लेके आएंगे। तो उसका जो हो रहा था ना, आर्मी चीफ की तैनाती, लॉन्ग मार्च, आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए या उसे डिस्प्यूट करने के लिए। आप कह रहे हैं वो पर्पज़ ये नहीं था, आप कह रहे हैं कि आर्मी लेकिन बहरहाल यानी हमारे नज़दीक ये बात बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं था कि ये 26 तारीख का जो धरना है ये आर्मी चीफ की तैनाती को रुकवाने, मैनेज करने या उसको मुतनाज़ा करने के लिए था। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। अब जब ये वो चले हैं, तो उन्होंने रास्तों में रुकना शुरू कर दिया।
तो फिर हमें उस वक्त ही ये कहा गया, ये काफ़ी पहले चले थे, हमें उस वक्त ही कहा गया कि जनाब ये इस तारीख को जो है ना ये यहाँ पे आपका ख्याल है कि वो 29 नवंबर की तारीख के करीब करीब जी। उसको मैच करने की कोशिश थी, मैच तो इसके करने पीछे मनसूबा साज कौन था? इसके पीछे भी ये कहा जा रहा था कि जनरल फैज़ हैं और उनकी इमरान खान साहब के साथ पूरी जो है वो बात तय है राना साहब, आप उस वक्त कि के इंटीरियर मिनिस्टर। वो जो है अब आर्मी चीफ बनेंगे तो उनको फिर 3 साल, फिर इनका इलेक्शन, फिर अगले, फिर ये 6-10 का फार्मूला है। उस वक्त ये बात काफ़ी डिस्कस वो होती 10 साल मनसूबा तो यही था ना जी कि 10 साल पहले 2 साल जनरल बाजवा ने आपके साथ गुजारे थे, साल इमरान के साथ, 3 साल की एक्सटेंशन हो गई थी तो 4 साल, और 3-3 साल की 2 टर्म फैज़ की तो 10 साल पूरे हो गए। अच्छा, अब इसमें जब 9 मई हुआ तो उसमें ये कहा गया कि प्रोग्राम ये था कि आप जब भी गिरफ्तारी हो या कोई मौका बने, क्योंकि देखें ना एक आदमी उठ के चैलेंज कर दे रियासत को कि जी खबरदार अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तो कहा जा सकता है गिरफ़्तार किया, मैं एहतजाज करूंगा, मैं बेल में जाऊंगा, मुझे गलत गिरफ़्तार किया गया, लेकिन ये कहना कि स्टेट मुझे गिरफ़्तार ही नहीं कर सकती और फिर अदालतों के ऊपर हमला, अदालतों को मजबूर कर देना कि अगर किसी अदालत ने बुलाया है तो वहाँ पे 3-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करके ले जाना और उसके बाद अदालत की जो है वो हाज़िरी बाहर जाके गाड़ी में लगनी। इसी तरह से जो है वो ज़मान पाक में, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये एहतजाज जो है इसका मकसद ये था कि आप जाके आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर, कोर कमांडर्स के घरों के ऊपर आप एहतजाज करेंगे, आप वहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड करेंगे और उसके बाद जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनमें कोई लॉबी हो रही थी और वो उन्होंने कौन कह रहा था? यही कर रहे थे। कौन? यानी नाम तो फैज़ साहब का ही था, बाकी और भी कुछ लोग होंगे, कुछ लोग और सरगर्म भी थे कौन थे और? उन दिनों में रिटायर्ड ऑफिसर्स। मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वो जनरल साहब 3-4 लोग थे, एक मेजर जनरल थे रिटायर्ड और एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, मीडिया के प्रोग्रामों में आके पीटीआई के एजेंडे को बड़े धूम धड़ल्ले से जो है वो सपोर्ट किया करते थे। अच्छा, तो उस वक्त ये था कि वो उधर से, अंदर से भी बाहर से भी प्रेशर बिल्ट होगा और फिर आर्मी की जो मौजूदा या उस वक्त की जो लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक क्या 9 मई बगावत कह लें। क्या 9 मई जो है वो जनरल आसिम के खिलाफ एक बगावत की कोशिश थी? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। शक नहीं है? नहीं, देखे ना, आर्मी जैसे डिसिप्लिन्ड अदारे में अगर उसकी कमांड के ख़िलाफ़ लोगों को उबारा जाए तो बगावत, और फिर किसको कहते हैं? यही बगावत है ना। क्या कमांड को उभारने की जनरल फैज़ ने कोशिश की? देखिए जी, उस वक्त ये बात हवाओं और फ़ज़ाओं में तो ये बड़े यानी जो है ना वो मुतय्यन अंदाज में लोग, ऐसे लोग जिनका यानी हम समझते हैं अपने तौर पे भी यार इनका उधर भी इधर भी आना जाना मिलना जुलना है, तो ये बात तो होती थी। सर राना साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, मेरे जैसा बंदा रिपोर्टर सुनी सुनाई बात पे इंसार करता है, आपको आईएसआई ब्रीफ करती है। उस वक्त जनरल फैज़ DGISI नहीं थे, जनरल नदीम ने DGISI का ओहदा संभाल चुके थे जब 9 मई हुआ, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे। IB आपको रिपोर्ट करती है, पंजाब की स्पेशल ब्रांच आपको रिपोर्ट कर, DGISI आपको रिपोर्ट करते हैं। शवाहिद क्या थे उस वक्त आपके पास? इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर आपको क्या बताया गया? देखिए, वो रिपोर्ट्स जो हैं वो तो मैं अंडर ओथ हूँ, उनके मतलब पूरी कंटेंट्स ना बताएं, लेकिन क्या उन रिपोर्ट्स के अंदर ये बात बताई गई थी कि इनका क्या? मैं जो बात ये कर रहा हूँ ना, तो मैं इस बात पे यकीन करते हुए ही कर रहा हूँ, उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये फिर सारी सामने थी, उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में आपकी बात। इसमें मुझे ज़ाती तौर पे मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो चीज़ मौजूद थी लोगों में कहा जा रहा था, तो इसके पीछे सच्चाई थी। बाकी फिर जो सबूत है वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के सामने आते हैं। के खिलाफ बगावत की कोशिश में मुलव्वस अगर हों, ये मेरा बड़ा सवाल है, अगर वो मुलव्वस हों तो आर्मी के अंदर इस चीज़ की टॉलरेंस ज़ीरो होती है, तो 9 मई के 1.25 साल बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? वो तो 10 मई को उनको पकड़ लेना चाहिए था कि इसने बगावत की कोशिश की। देखिए, उसमें ये है कि इस लेवल के आदमी को पकड़ना, ये फ़ैसला जो है ये सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि जी
ये फ़लाँ इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है, ये फ़लाँ आदमी ने कह दिया है, ये फ़लाँ ने कह दिया है। मामला ये है कि जब तक ये अभी देखें, अभी वो चार्जशीट नहीं हुए, चार्जशीट होंगे, उनकी एविडेंस जो है, उनके ख़िलाफ़ एविडेंस जो है वो पेश होगी, जो कोर्ट होगी आर्मी की, तो उसके बाद जो है ये चीज़ें जो हैं ये सामने आएंगी। लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए होंगे तो उसके बाद ये फ़ैसला हुआ होगा। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये कोई तकरीबन ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की बात होगी, 1.5-2 महीने की। ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है ना इसका, पीटीआई का, उससे जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो जो कंप्यूटर शूटर उठाए थे आपने, आपका ख्याल है उससे जनरल फैज़ के राब्ते यानी निकले? उससे कुछ नंबर्स मिले, उन नंबरों पे फिर आगे तहकीक हुई, फिर मैसेजेस तक, फिर आपके इल्म में है कि कुछ ऐप्स जो हैं उनका जो डेटा है उसको हासिल करने में भी टाइम लगता है। तो फिर कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज़, कुछ मैसेजेस, तो उन सब को इकट्ठा करना, फिर उनको कन्फ्रंट करना, फिर व्हाट्सएप आपने बिठाई इसीलिए, व्हाट्सएप से डाटा निकाल रहे थे, अब इसीलिए बैठ गई व्हाट्सएप। फिर किसी नतीजे पे पहुंचना, तो ये वैसे ही कम से कम 3-4 महीने का काम है। तो हमें तो ये मालूम हुआ कि 1.5-2 महीने पहले, हो सकता है उससे भी कोई 1.5-2 महीने पहले ये बात शुरू हुई हो, तो उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे हों कि भाई ये तो नाकाबिले तरदीद सबूत है। यानी ये सबूत ऐसे होंगे कि जिस बंदे को जाके कन्फ्रंट करते होंगे ना कि जी आपने ये बात की, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं की। आपने फ़लाँ बंदे से बात की, वो बंदा ये नहीं कह सकता मेरे साथ बात नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरह के वो सामने होगा। 29 अगर मैं ये कहता हूँ मैंने ये बात नहीं की, वो कहेंगे या देखिए ये आप कह रहे हैं। 29 नवंबर 2022 आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती होती है। क्या उससे पहले जनरल फैज़ हमीद ने नून लीग की आला क़यादत से रब्ता कायम करके अपने मामला सीधे करने की कोशिश की? क्योंकि तैनाती के लिए 3-4 लोग दौड़ में थे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ फेवर इसलिए कर रहे थे कि उनका ख्याल था ये सीनियर मोस्ट है, इनको बनना चाहिए सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे। तो क्या जनरल फैज़ हमीद ने उस वक्त रब्ता किया? देखें इसमें लंदन में रब्ता हुआ? देखें इसमें नदीम मलिक साहब, मामला ये है, हर आदमी का अपना अपना हर चीज़ के बारे में नुक्ता नज़र होता है। देखें आर्मी चीफ की तैनाती का जो प्रोसीजर और प्रोसेस है, मेरी ये फील और मेरी ये सोच है कि इसे डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? ये वो पोजीशन है, ये वो कमांड है जिसके ऊपर लोग अपनी जान दे देते हैं। अगर उनके सामने ये चीज़ें हम डिस्कस करें कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को कहा, फिर फ़लाँ ने फ़लाँ को मिला, फिर फ़लाँ का ससुर था, फ़लाँ का भांजा था, फ़लाँ का भतीजा था, फ़लाँ मैं का, ससुर भांजे वाले सवाल नहीं पूछूंगा। नहीं, मामला ये है, लेकिन ये मुझे बताएं जनरल फैज़ ने क्या रब्ता करने की कोशिश की? है कि ये मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, बड़ा लीगल होना चाहिए, फेयर, और इसमें और बड़ा फेयर होना चाहिए। और इसमें अगर कोई ऐसी बात है भी तो उसे डिस्कस नहीं होना। मैं बाकी नहीं पूछूंगा, लेकिन जनरल फैज़ क्योंकि इस वक्त इन दी डॉक, वो इस उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है अगर 9 मई वाला तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत है। मेरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने 29 नवंबर 2022 आर्मी चीफ की तैनाती से पहले खुद रब्ता कायम किया नून लीग की आला क़यादत से, टॉप टियर से? नहीं, इस बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मेरा नहीं ख्याल को वो किसी को मिले हों। टॉप टियर से मुराद आपकी नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म या मियाँ नवाज शरीफ है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उनके साथ वो टेलीफोनिक रब्ता या कोई ऐसी नहीं, उनके साथ वो नहीं मिले। उसके नीचे को लोगों को मिलते रहे होंगे, क्योंकि वो दौड़ में तो थे। नीचे वाले तो आपके सारे लोग, वो जो नाम थे वो भी, वो नामों में भी उनका नाम शामिल था, और वैसे भी वो इस यानी पोजीशन में तो थे, वो चाहते तो थे, वो इंस्पायर तो कर रहे थे। आपके सारे लोग अब तो खुलेआम बात कर रहे हैं कि जनरल फैज़ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा साकिब निसार है, और साकिब निसार भी अकेला नहीं है, बल्कि अदलिया के अंदर आप तो कई लोग तो आपके ढके छुपे अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करते, सीधा सीधा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस की तरफ उंगली उठाते हैं। तो अगला किस्त क्या उनकी भी आने वाली है? देखें जी, मामला ये है कि अगर एक 3 स्टार जनरल को किसी एक्ट की बुनियाद के ऊपर गिरफ़्तार किया जा सकता है, उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है,
तो उसने जो एक्ट है वो उसने को अकेले तो नहीं ना कर लिया, उसके उस एक्ट में जितने लोग शामिल हैं वो भी उसी जुर्म में शामिल हैं जो उसने किया है, उसमें उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा राना सकता साहब, है। लेकिन साकिब निसार या कोई भी 4 जज होंगे, उनका सुप्रीम कोर्ट तो चलो अंदर फैसलों के अंदर या हाई कोर्ट के फैसलों के अंदर तो आप डिबेट कर सकते हैं। 9 मई में उनका क्या ताल्लुक होगा? वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में तो उनका रोल है, ऐसा आप नहीं कह सकते ना। बाज़ फैसले आप कह सकते हैं, जैसे नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन है, बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, आप कहेंगे, मैं भी कहूँगा हाँ कंट्रोवर्शियल है। आप और कहें वो उसमें 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, कहेंगे कंट्रोवर्शियल है, मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल है। लेकिन 9 मई में जजों का क्या रोल है? बड़ी मुश्किल बात है। देखिए, अब तो मामला ये है कि अगर देखिए, ये कोई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं आपके सवाल के जवाब में ये बात कर रहा हूँ कि अगर उस दौरान जिस दौरान इस एक्टिविटी को किया गया, इसके मतलब तैयारी हुई, फिर इसको एग्जीक्यूशन हुई, फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स, उन दिनों में अगर फैज़ साहब के कोई किसी और से भी डिस्कशन होती रही, कोई और भी मशवरा देता रहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये नहीं ये कर लो, जिस तरह से जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं उनके साथ 1-2 ऑडियोज़ लीक हुई थी, तो उनमें एक में वो जो थे हमारे फार्मर गवर्नर, तो आपका ख्याल है मशावरती अमल में वो बात कर रहे थे कि जी सुबह ये फैसला हो जाएगा। गालबन वो सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने जो फैसला इमरान खान को पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसने एक दिन पहले बता दिया कि सुबह ये होगा। तो इसका मतलब है कि अगली किस्त में फिर वो मशवरे के जुर्म में साकिब निसार साहब भी मुश्किल में। देखिए जी, ये चीज़ें जो हैं ये अब इसमें जिस किसी का भी कोई अमल दखल हुआ, तो अगर एक अपना फैज़ हमीद साहब को अगर किसी ने उनसे रायत नहीं बरती, तो फिर किसी और से रायत कैसे होगी? क्या जनरल फैज़ हमीद वादा माफ़ बनेंगे इमरान के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि उनके वादा माफ़ गवाह बनने के लिए जो पार्डन है वो उनको नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। पार्डन ना मिलने का मतलब यह है कि जनरल फैज़ अब लंबे अरसे के लिए फिर सज़ा के मुंतज़र होंगे। नहीं देखे ना, उनको अगर वादा माफ़ गवाह बनाना, तो फिर आपको पता ही ना कि कानून क्या है। पार्डन देनी पड़ती है। हाँ, फिर तो पार्डन देनी पार्डन पड़ती नहीं है। मिलेगी। मेरा ख्याल नहीं मिलेगी। तो अगर जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर अगर वो साबित हो जाए तो उसकी सज़ा आपको पता है क्या है? 2 सज़ाएँ और दोनों बड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनमें से एक सज़ा जो है वो सख्त तरीन सज़ा है। देखिए जी, अब इस चीज़ को प्रीएम्प्ट तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये वो सज़ाएँ कानून कहता ही 2 है, मुजरिम की 2 ही सज़ाएँ। हाँ, सूरत हाल तो ऐसी ही है। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है? देखें, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं तो पिछले यानी 3-4 माह में इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो दाई रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठ के मामलात को रिज़ॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सियासी मामलात और ख़ास तौर पे जमहूरियत में जब तक लीडरशिप आपस में बैठे ना, तो मामलात आगे नहीं चलते। और मैं ये कहता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो 21 अक्टूबर को जो यहाँ पे आके बात की थी कि जी मुल्क जिस बहरान में है, सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो ये हल नहीं होगा। इमरान का क्या मुस्तकबिल? तो मैंने तो ये बात कही कि ये होना चाहिए। दूसरी तरफ से जो जवाब है वो आपके इल्म में है, और मेरा ये गुमान है कि इस मामले में, जिस मामले में फैज़ हमीद साहब प्रोसिक्यूट या ट्रायल होने जा रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब के बग़ैर ये ट्रायल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि वो भी मुश्किल में। जी बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा PMLN, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।